नमस्कार। लीजिए, जगदीप धनखड़ वाला मामला और पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला अब सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पर पहुंच गए हैं। अब विपक्ष के सामने एकमात्र विकल्प अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये बचा है कि वो बिहार में चल रहे एसआईआर का विरोध करता रहे। और ये विरोध इस स्तर पर पहुंच गया है कि लगातार 3 दिन से पार्लियामेंट नहीं चली है। सोमवार को राज्यसभा में थोड़ा सा कामकाज हुआ था, लेकिन सोमवार को जो विपक्ष लोकसभा में यह मांग कर रहा था कि पहलगाम पर चर्चा हो, वो मंगलवार और बुधवार को लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा की बात उठाने लगा। क्यों? क्योंकि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने तय कर दिया कि हम 16 घंटे की चर्चा कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक। तो अब क्या करें? एक मांग मान ली गई तो फिर लोकसभा की कार्रवाई कैसे रोकी जाए? तो इसके बाद विपक्ष ने दोनों सदनों में एसआईआर का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, राहुल गांधी भी तख्ती उठाए खड़े हुए हैं, अखिलेश यादव भी तख्ती उठाए खड़े हुए हैं, मनोज झा भी खड़े हुए हैं, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, सबके सब तख्ती उठाए घूम रहे हैं कि हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। और ये दृश्य लगातार 2 दिन से पार्लियामेंट में देखने के लिए मिल रहा है। जब ये पार्लियामेंट में नहीं कर पाते हैं तो पार्लियामेंट के बाहर सीढ़ियों पर जो मकर द्वार है नई पार्लियामेंट का, वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं और मीडिया के सामने ये नौटंकी शुरू कर दी जाती है। इस नौटंकी के पीछे एक बहुत सॉलिड वजह है दोस्तों, मैं बता रहा हूं। ये जो गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है मतदाताओं का, सूचियों का, ये एक बड़ा चौंकने वाला आंकड़ा सामने लाने वाला है। बहुत ही जबरदस्त तथ्य सामने आने वाले हैं। वो क्या तथ्य सामने वाले हैं मैं बताता हूं आपको। प्राइमरी आंकड़ा आया, ये एक आंकड़ा आया 22 जुलाई को, 21 जुलाई को एक प्रेस नोट आया पीआईबी का, और 22 जुलाई को जो रिपोर्ट आई, 2 रिपोर्ट इस तरह की आई हैं जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो गहन पुनरीक्षण हुआ है, विशेष गहन पुनरीक्षण जिसको कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके बाद 52 लाख मतदाता बिहार में कम होने जा रहे हैं। यू कैन इमेजिन, 52 लाख वोटर्स फर्जी निकल रहे हैं। फर्जी से मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जो आंकड़ा आया है इसमें मृत मतदाताओं की संख्या जो निकल करके सामने आई है वो 16,55,407 है, यानी कि टोटल वोटर्स का 2.1%, जिनका अभी तक नाम मतदाता सूची में चढ़ा हुआ था और उनका नाम कटा ही नहीं है। कोई 2005 में मर गया, कोई 2010 में मर गया, सबके नाम लिखे चले आ रहे हैं। ऐसी मतदाता सूची विपक्ष चाहता है कि मरे हुओं के भी वोट डलवा दें किसी तरह से जुगाड़बाजी करके। दूसरा, स्थायी ट्रांसफर वाले जो मेंबर्स हैं, स्थायी ट्रांसफर से मतलब हुआ कि बिहार में समझ लीजिए कि मधुबनी में किसी ने वोट बनवाया और वो 10 साल पहले नौकरी करने के लिए आ गया दिल्ली में, गाजियाबाद में रहने लगा। गाजियाबाद में उसने अपना दूसरा वोट बनवा लिया, तो उसका वोट वहां भी बना हुआ है, यहां भी बना हुआ है। क्या ऐसे वोट नहीं हटने चाहिए? इस प्रकार के जो परमानेंट लोग यहां से छोड़कर जा चुके हैं, कहीं दूसरी जगह वोट डालने लगे हैं, इस प्रकार के लोगों की संख्या 19,75,231 निकल करके सामने आ रही है। अभी 1 अगस्त को फाइनल लिस्ट पब्लिश होने वाली है, तब आंकड़ा कुछ भी बदल सकता है, लेकिन जो रोजाना रिवीजन हो रहा है उसके हिसाब से 22 तारीख तक, 22 जुलाई तक की जो राइट फिगर है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि 52,30,000 वोट कम हुए हैं, वो टोटल वोट्स का 6.62% हैं। 25 जून तक, इसी 25 जून तक बिहार में कुल वोटर्स की संख्या 7,89,69,844 थी, और उसमें से 6.62% कम हो जाने से 52.30, यानी कि 52,30,000 वोटर कम होने चले जा रहे हैं। दूसरा, कुछ ऐसे वोट हैं जिनके एक से अधिक स्थान पर बने हुए हैं। वो कभी दिल्ली में भी वोट डाल देते हैं, कभी मधुबनी में भी। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। तो इस तरह के वोट मिले हैं 7,50,742, लगभग 1% वोट ऐसे हैं इनमें से, और 11,484 वोट ऐसे हैं जिनका अता पता ही नहीं है, जिंदा हैं, मर गए, कहीं चले गए, उनका कोई वेरिफिकेशन जो बीएलओ हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, वो नहीं कर पाए हैं।
इसी वजह से नींद उड़ी हुई है। आरजेडी की, कांग्रेस की, सबकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि हर स्टेट में यही कहानी है दोस्तों। ये जो जितने भी मरे हुए चले गए वोटर हैं, इनके फर्जी वोट डाल दिए जाते हैं। हर जगह 500-500 400 वोट भी डाल दिए जाएं तो लाखों वोट हो जाते हैं। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। इससे पहले आप सब लोग जानते हैं कि 2003 में 22 साल पहले एसआईआर हुआ था बिहार में, गहन पुनरीक्षण जिसको कहते हैं। उसमें क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। उसमें लगभग 2.5% वोट्स कम हुए थे, 13 लाख। इस बार तो 52 लाख हो रहे हैं, 4 गुने के करीब हो रहे हैं। उस बार हुए थे 13 लाख और लालू की सरकार चली गई थी। 2003 के बाद 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी और जेडीयू की सरकार आ गई थी। उसके बाद से लालू की पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। आप समझ रहे हैं कि पहली बार जब गहन पुनरीक्षण होता है और केवल 2.5% वोट्स कम होते हैं, 13 लाख वोटर ही छांटे जाते हैं, जो फालतू के वोट्स थे उनको काटा जाता है, तो लालू की सरकार चली जाती है और उसके बाद सरकार लौट करके नहीं आती है। यही वजह है कि विपक्ष इस समय घबराया हुआ है। उन्हें यह लग रहा है कि भाई इस बार तो 52 लाख जा रहे हैं और हर मोर्चे पर उन्हें विफलता का सामना करना पड़ रहा है। देखिए डर भय का माहौल कैसा होता है। तेजस्वी यादव, कांग्रेस वाले, ये सब के सब परेशान हो, ये तो समझ में आता ही है। टीडीपी भी परेशान हो गई है कि टीडीपी को दिक्कत ही हो रही है। हालांकि अभी आंध्र प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होना है, 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। वहां उन्हें फिक्र होने लगी है कहीं हमारे वोट ना कट जाएं। लेकिन सबको अपने वोट कट जाने की फिक्र है। वोट जब कटते हैं तो वो सबके कटते हैं। अगर ये वोट कम हुए हैं, हो सकता है इनमें से कुछ वोटर बीजेपी के भी रहे हों, उनके भी घट रहे हैं, लेकिन चिंता सारी की सारी विपक्ष को ही है। क्यों? उन्हें यह लगता है कि फर्जीवाड़ा करके जो हम आज तक चुनाव जीतते आए हैं वो इस बार नहीं हो पाएगा। और देखिए जेडीयू के बांका के, जो बिहार का बांका है, वहां के सांसद हैं जेडीयू के गिरधारी यादव। वैसे तो वो अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव से अब तक 1 साल हो गया है। जून में हुए थे पिछले साल लोकसभा चुनाव और इस साल जुलाई चल रही है। 1 साल में चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण क्यों नहीं कराया? देखिए 1 साल में अगर चुनाव पुनरीक्षण कराया जाता तो उसके बाद भी कुछ वोट घट बढ़ सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अभी नवंबर में चुनाव होने हैं बिहार में, अभी कई महीने बाकी हैं। विपक्ष को क्यों लग रहा है कि यह सब कुछ जल्दी में हो रहा है? गिरधारी यादव कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान है, ये सही का फलाना। मुझे लगता है कि शायद उन्हें अपनी स्थिति पार्टी में, जेडीयू में अब कमजोर नजर आ रही है और इसी तरह के वो बयान देते हुए घूम रहे हैं। लेकिन संसद में जो हंगामा चल रहा है उसमें अब यह बात तय हो गई है कि विपक्ष को पहलगाम की कोई चिंता नहीं है, विपक्ष को उपराष्ट्रपति पद की कोई चिंता नहीं है, जनता से जुड़ी हुई कोई चिंता विपक्ष को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष इस बात से परेशान है कि भैया वोट कम हो रहे हैं, 52 लाख वोट कम हो रहे हैं। तो इन सबको लग रहा है कि ये 52 के 52 लाख इनके खाते से जा रहे हैं, जबकि इन 52 लाख में से मेरा मानना है कि 50 लाख वोट ऐसे होंगे जो डलते ही नहीं होंगे। चलिए 2 लाख फर्जी वोट डल भी जाते होंगे, 52 लाख तो मुझे लगता ही नहीं कि किसी भी तरीके से इन सब वोटर्स को वोट डलवाना संभव है कि मरे हुए की जगह किसी और से डलवा दें, कोई चला गया उसकी जगह दूसरा डलवा दें। जब से मतदाता पहचान पत्र आए हैं, फोटो आइडेंटिफिकेशन आया है, तब से तो बहुत दिक्कत हो गई है। वरना पहले तो हमने जब पहली बार मतदान किया था, मैं अपनी पर्सनल बताता हूं, फर्जी मतदान खुलकर होता था। जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो चुनाव मेरे अच्छी तरह से याद है, हम किशोर अवस्था में थे और हमने 22-22, 24-24 साल की उम्र के लड़कों के वोट डाल दिए थे, जबकि हम नाबालिग थे उस समय। हमसे कहा गया चलो तुम्हें इसका वोट डाल के आना है। हमारे कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त लोग, कुछ परिवार के लोग लगे हुए थे चुनाव में कि तुम्हें इसका वोट डालना है, तुम्हें इसका वोट डालना है, जाओ और उसके नाम की पर्ची लेके आओ, जाके वोट डाल दो। क्यों? क्योंकि वोटर आइडेंटिफिकेशन होता ही नहीं था, ना मतदाता पहचान पत्र ऐसा था जिस पर फोटो हो, ना सूची में था। अब तो दोनों को टैली किया जाता है। तो दोस्तों ये होता रहा है इस देश में। और दुर्भाग्य की बात देखिए कि जिन लोगों को चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी की वजह से सत्ता मिली है, उन्होंने इसका विरोध किया है। मायावती जैसे लोग, मायावती तो कभी मुख्यमंत्री अपने बहुमत के आधार पर बन ही नहीं पाती अगर ईवीएम के थ्रू वोटिंग ना होता।
दलित समुदाय के वोट दबंग पड़ने ही नहीं देते थे गांवों में, लठ लेकर के खड़े हो जाते थे कि जा बे तेरा वोट डल गया। सुबह ही सुबह उन्हें पता था कि ये जो दलित वोट हैं ये किस तरफ जाने वाले हैं, सबसे पहले उन्हीं के वोट डलवा दिए जाते थे। ठप्पेबाजी ऐसी होती थी। और आज मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि सारे के सारे जो विपक्षी दल हैं वो एक ही सुर अलाप रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के वोट कटते चले जा रहे हैं। तो आज की स्थिति में कई सवाल विपक्ष के सामने बड़े चिंताजनक हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, ये जो SIR वाला मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि साहब देखिए हमारा तो राशन कार्ड भी है, हमारा तो आधार कार्ड भी है, फिर भी हमारा वोट काटा जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर उसमें लिख कर दिया कि साहब एक बात बताइए, किसी का मधुबनी में आधार कार्ड है और वो रह रहा है गाजियाबाद में और दिल्ली में और वहीं पर वोट डाल रहा है, तो वो उसका वोट यहां पर क्यों होना चाहिए? इसका कोई लॉजिक नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह कह दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि माय लॉर्ड, इलेक्शन कमीशन किसी का राशन कार्ड और किसी के आधार कार्ड की वजह से यह दावा बिल्कुल नहीं मान सकता कि उसका वोट जहां का है आधार कार्ड वहीं पर होना चाहिए। और यह प्रोसेस अभी चलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि 52 लाख लोग मैदान में खड़े होंगे और उनके वोट कटे हुए मिलेंगे। यह मूर्खतापूर्ण है सोचना। जो लोग जेन्युइन वहां पर रह रहे हैं किसी भी लोकसभा क्षेत्र में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, उनके वोट वहीं पर डलेंगे और मिलेंगे भी। लेकिन विपक्ष की चिंताएं जो हैं वो अलग ही तरह की हैं, जनता में एक पैनिक क्रिएट करने की। देखिए प्रक्रिया क्या होगी। अभी जो ये मतदाता सूची फाइनल की गई है, अभी ये डेली अपडेट हो रही है। ये इस महीने की अंतिम तारीख तक, जुलाई की अंतिम तारीख तक ये अपडेट होती रहेगी। फिर उसके बाद 1 अगस्त को या 2 अगस्त को एक सूची जारी की जाएगी। हर क्षेत्र में वो अवेलेबल हो जाएगी। आपके क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं। अगर आपका नाम कटा है तो आप जाइए अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 1 महीने का समय है। 1 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची सामने आएगी कि साहब इनके कटे, इनके हटे, इनके जुड़े। और देखिए बहुत सारे युवाओं के नाम जुड़ने भी वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 52 लाख कम हो रहे हैं, हो सकता है कि 30 लाख नए वोटर जुड़े भी। लेकिन जो घट रहे हैं और जो घटने ही चाहिए थे, जो भारत के नागरिक नहीं हैं या उस लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं, तो उनके वोट तो कम होने ही हैं। यही वजह है कि जो अब आंकड़े छन छन कर मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। इसलिए पार्लियामेंट को 3 दिन से नहीं चलने दिया जा रहा है। करोड़ों का नुकसान देश के टैक्स पेयर्स का किया जा रहा है, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और ममता बनर्जी बड़ी चिंता कर रही हैं। अभी हरिवंश जो उप सभापति हैं राज्यसभा के, अब तो वही सभापति रहने वाले हैं, जगदीप धनखड़ तो अब रहे नहीं, तो उन्होंने सदन को यह इंफॉर्मेशन दिया कि उनके पास 25 सांसदों ने नोटिस दिया है कि साहब SIR पर चर्चा होनी चाहिए। अरे जो मामला कोर्ट में है उस पर आप यहां क्या चर्चा करना चाहते हो? केवल यही तो कहना चाहते हो कि मोदी चुनाव चोरी कर रहे हैं, राहुल गांधी जो बाहर कहते हैं कि बीजेपी चुनाव चुराती है, बस यही कहना है आपको पार्लियामेंट के भीतर। और यही वजह है कि पार्लियामेंट में सरकार, मुझे नहीं लगता कि SIR पर चर्चा कराएगी। पहलगाम पर होगी, ऑपरेशन सिंदूर पर होगी, उसके लिए सरकार एग्री हो चुकी है। लेकिन SIR पर चर्चा कराए जाने का ना तो कोई लॉजिक बनता है और ना ही सरकार इस चर्चा को कराने जा रही है। और जो हरिवंश जी ने जिक्र किया कि 25 सांसदों ने लिख कर दिया है, नोटिस दिए हैं, उनमें कई तृणमूल कांग्रेस के हैं। ये जो साकेत गोखले टाइप के, महुआ मोहित्रा टाइप के हैं, इन सब लोगों ने भी लिख करके दिया हुआ है कि SIR पे। क्यों? ममता बनर्जी को लग रहा है कि बिहार के बाद अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है और यह होगा। जिस तरीके से SIR बिहार में हुआ है, इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी होगा, असम में भी होगा, केरल में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, सभी स्टेट्स में होने जा रहा है। और विपक्ष के हाथ पैर फूल रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।